सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस जिस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इसका पहला लेक्चर ले लिया है। यदि आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, टॉपिक्स जो हमारे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे और क्यों ज़रूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मान लीजिए हम मोमबत्ती लिए, ये हमारी मोमबत्ती है, ठीक है। इसको हमने जलाना शुरू किया। इस मोमबत्ती को जलाना जब शुरू किया तो यहाँ से कुछ यहाँ पे गैस निकलेगी और इस गैस का नाम होगा क्या, इस गैस का नाम होगा CO2, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जब ये जलती है तो यहाँ से कुछ द्रव्य के रूप में कुछ निकलता है, कुछ द्रव्य के रूप में निकलता है, तो यहाँ पे हमारा द्रव्य हो जाएगा। और मोमबत्ती स्वयं एक कौन सी अवस्था है, तो ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पे हमारे तीनों अवस्था आ गई, पदार्थ की तीनों अवस्था आ गई, ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाएं आ गई। तो अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है, मतलब यहाँ भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ताप में परिवर्तन। तो इसको देखते हैं हम, तो इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बिना भुजा हुआ चूना लेते हैं और उसकी क्रिया जल से करा देते हैं। तो जैसे ही हम उसको जल में डालेंगे तो वो बुझ जाएगा चूना। मतलब कि जैसे आपने कभी भी चूना लिया हो, खाने वाला चूना, उसको आप जल में डाल दीजिएगा तो जल और चूने का मिक्सचर जो बुझ जाएगा, मतलब बुझने का मतलब यहाँ पर है जो जल और चूने का मिक्सचर हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना। और जो हमारा जब बुझेगा चूना, तो जैसे ही हम उसमें डालेंगे जल डालेंगे, चूने में जल डालेंगे, तो वहाँ पे एक ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा हीट निकलेगी, बहुत तेज़ से हीट निकलेगी। और इसका मतलब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। और टेम्परेचर में जैसे ही परिवर्तन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन को हम एक बेहतरीन उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम लिटमस पेपर में डाल देते हैं, लिटमस पेपर में डाल देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक लाइकेन पौधा होता है, उसकी एक छिलन होती है, छिलन, उसी से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। मान लीजिए ये हमारा लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर है, और इस पे जैसे ही हमारा HCl जाएगा लिटमस पेपर पर, तो लाल लिटमस पेपर को हमारा HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको नीला कर देगा। तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारा लाल था और यहाँ नीला हो गया, तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम ऐसे समझ सकते हैं। अब गैस का निष्कासन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, वो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे आपने जिंक लिया, जिंक की अभिक्रिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दी। जब हम जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट और हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ये हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगी। तो देखिए, गैस का निष्कासन का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकले, अभिक्रिया होने के पश्चात गैस का निष्कासन हो जाए। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में गैस का निष्कासन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में गैस का निष्कासन हुआ। तो इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं कि यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ताप में परिवर्तन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और गैस का निष्कासन भी हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऐसे हम समझ सकते हैं।
अब देखिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रासायनिक समीकरण कैसे लिखें। रासायनिक समीकरण लिखने से पहले हम रासायनिक समीकरण को ही समझ लेते हैं कि होता क्या है रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण वो होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों को हम उनके संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करें एक समीकरण के रूप में, तो वही हमारी रासायनिक समीकरण होती है। तो देखिए, अभिकारक और अभिकारक इनके हम संकेतों के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करें और एक समीकरण बनाएं, तो इस प्रकार जो बनी हुई समीकरण होगी वही हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ये तो आप समझ गए बिल्कुल आसानी से। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के भी कुछ नियम हैं कि कैसे हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एक नियम बोलूँगा और उसको आपको यहाँ पे समझाऊँगा। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको कोई भी, जैसे ये अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है, तो इनके आपको रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए, तभी आप रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। अब देखिए, अणु का अर्थ क्या है, एक परमाणु होता है, एक परमाणु का अणु, एक परमाणु और द्विपरमाणु। ठीक है, देखिए, एक परमाणु और द्विपरमाणु ये हो गया। अब देखिए, एक परमाणु में क्या आएंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हो गए। और द्विपरमाणु में क्या आएंगे, द्विपरमाणु में जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, गैसें आ जाएंगी, नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसी हमारी गैसें आ जाएंगी। तो ये समझ गया कि अणु के रूप में हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को हम अणु के रूप में लिखेंगे और उनके रासायनिक सूत्र हमको पता होने चाहिए, तभी हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं तीसरा रूल। ये हमारा था दूसरा। अब देखते हैं तीसरा नियम। देखिए, जो तीसरा नियम है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे भी कोई भी अभिकारक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने जिंक हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, जिंक हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। इनको हमने लिख दिया ऐसे। अभी तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ये तो हमारे अभिकारक हैं और इधर हम ले रहे हैं जिंक सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे उत्पाद बन जाएंगे। ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए, जिंक और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हमारे अभिकारक हैं, हमको पता है। अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के हमको रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास जिंक का सूत्र होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और अभिकारकों को हमेशा हम बाईं ओर लिखते हैं, ये तीसरे रूल में बताया गया है। और दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच में हम धन का साइन लगाते हैं, धन का मतलब प्लस का साइन लगाते हैं, और ऐसे हमारी लेफ्ट साइड की हमारी जो समीकरण है वो बन जाएगी। अब इनके बीच जो अभिक्रिया होगी, अब हम एक तीर के माध्यम से समझाएंगे कि अब ये अभिक्रिया हो गई। ये तीर का अर्थ है कि यह अभिक्रिया हो गई। अब देखिए, यदि कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक मतलब क्या होते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ऐसे ये लगा दिए, तो ये हमारा साइन होता है गर्म करने का, तो गर्म करने का ये साइन हो गया। और यहाँ पे जैसे निकिल आ गया, ये उत्प्रेरक होते हैं। ऐसे कई सारे उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में हमारा कोई उत्प्रेरक काम नहीं करेगा। आप जान लीजिए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने इनके बीच अभिक्रिया करा दी और ये तीर हमने बना दी। अब देखिए क्या होगा, इनके बीच जो अभिक्रिया होगी उनको हम यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है इसका हमको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। देखिए, जिंक का तो हमको पता है और सल्फेट का भी पता है। जिंक की वैलेंसी होती है +2 और इसकी होती है -2, और इधर आएंगे, ये जो माइनस और +2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, जिंक सल्फेट का सूत्र हमारे पास ये बन जाएगा। और ऐसे ही हमारे रासायनिक सूत्र बनते हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ गए। अब जो गैस होती है वो हम ऐसे दर्शाते हैं, एक तीर के माध्यम से दर्शाते हैं कि जो गैस है हमारी उड़ गई है। जलीय विलयन है तो हम उसको ऐसे समझाएंगे, ऐसे इसके सहारे दर्शाएंगे। और कोई भी विलयन हमारे पास गैस है तो ऐसे दर्शाएंगे। और कोई भी विलयन यदि हमारे पास
ठोस अवस्था में सॉलिड है तो ऐसे समझाएंगे, और कोई भी विलयन यदि लिक्विड है तो ऐसे समझाएंगे। ऐसे दर्शाएंगे या समझाएंगे, वही मतलब है कि ऐसे हम उन विलयनों को, उन रासायनिक सूत्रों को हम इसके इन चिन्हों के द्वारा हम दर्शाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये जो तीर का निशान है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ये दर्शाता है कि वो चीज़ उड़ गई है। उड़ का मतलब है वो गैस हुई है। ठीक, अधिकतर होता है कि गैस हुई है, और इसका अर्थ यह होता है कि वहाँ पे जो हमारा उत्पाद है वो अवक्षेप है, जो उड़ा नहीं है, वो बच गया है, बैठ गया है। इसका अर्थ ये होता है, समझ गए। अब इसी के माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम मानते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब रासायनिक जो समीकरण हमारी बनेगी उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करना, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारे लिए एक नियम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है कि किसी भी द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान ना ही नष्ट हो सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब मास, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे अभी मान लीजिए हम एक अभिक्रिया लिखते हैं आपके सामने। जैसे हमने लिखा Mg है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के संपर्क में आया और इसने एक लेयर चढ़ा ली, MgO बन गया। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा। अब देखिए ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक हैं उनकी संख्या और अभिक्रिया के पश्चात जो हमारा उत्पाद बना है उनकी संख्या बराबर होती है। मतलब क्या है, अभिकारकों की संख्या बराबर होगी उत्पादों की संख्या के। तो इसी प्रकार हम ये समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना या संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करना समझ गए कि क्यों आवश्यक होता है। अब ये जान लेते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। एक बेहतरीन सा नियम बताएंगे आपको। जितने भी अभिकारक उनमें जितने भी हमारे यूज किए हुए अभिकारक हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है मैग्नीशियम, इसको ऐसे लिख लिया मैग्नीशियम। इधर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख लिया। और इधर हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, उत्पाद लिख लीजिए ऐसे। तो उत्पाद कितना है, एक पहले हो गया मैग्नीशियम लिख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन लिख लिया, ऑक्सीजन। अब देखिए इधर एक ऑक्सीजन है। अब देखिए एक ध्यान से, बहुत अच्छा नियम है ये, इससे आप समझ जाएंगे। इधर मैग्नीशियम है और इधर मैग्नीशियम है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। अब देखिए इधर हमको 2 करना होगा, तो 2 करने के लिए हम यदि यहाँ पे 2 लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा। यहाँ पे यदि हमको 2 करना है तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। यहाँ तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी ना, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरा नियम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे यहाँ 2 लगाएंगे। तो यहाँ 2 जैसे ही लगाएंगे ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम है ये भी 2 हो जाएगा। तो इसकी संख्या भी 2 हो गई। अब देखिए जब इसकी संख्या 2 हो गई तो इसकी भी संख्या 2 करनी होगी। तो जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इसकी भी संख्या 2 हो जाएगी। इस प्रकार हमारी पूरी समीकरण ये जो है ये बैलेंस हो जाती है। जब जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाया, ध्यान से समझिए, फिर से समझिए। एक समीकरण और लिखते हैं, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रहा। ठीक है, अब इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा। अब देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। जैसे ही हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 करना चाहेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम भी 2 हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम को यहाँ भी बैलेंस करना है तो इसलिए यहाँ भी लगाएंगे। इस प्रकार से ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाएगी और रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना आप लोग सीख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे कि हमने पहला टॉपिक कवर किया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम
चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग इसको 2x की स्पीड में आराम से देखिएगा। पूरी वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आएगी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।